हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आई और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ लेक्चर वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी यूजीसी नेट टीजीटी पीटी आदि सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया? संभ्रांतवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, बी है लोक जनतंत्र का सिद्धांत, सी है विधिक जनतंत्र का सिद्धांत और डी है सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, संभ्रांतवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतंत्र का संभ्रांत वर्गवादी सिद्धांत जो है या विशिष्ट वर्गवादी कह सकते हैं इसे, सिद्धांत के मानने वाले जो विचारक हैं इसमें पैरेटो हैं। ठीक है, पैरेटो, प्लेटो नहीं, पैरेटो, पैरेटो, मोस्का, ठीक है, और मिचेल्स, बर्नहम, शुम्पीटर है। ठीक है ये, और इनका मानना है कि हर शासन जो है अल्पतंत्री होता है और शुम्पीटर कहते हैं कि लोकतंत्रीय पद्धति राजनीतिक निर्णय लेने की एक ऐसी संख्यात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को जनता के वोट के लिए प्रतियोगात्मक संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, संभ्रांतवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है मतदाताओं द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा, राजनीतिक दलों की पारस्परिक सहमति द्वारा। क्या है पूछा? प्रतिनिधित्व की जो सूची प्रणाली होती है अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की जो सूची तैयार की जाती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा तैयार की जाती है। तो प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली का प्रयोग जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधि सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है और प्रत्येक दल द्वारा प्रतियोगियों की सूची पेश की जाती है तथा मतदाताओं से अपील की जाती है कि वह किसी विशेष सूची को अपना मत अपने पसंद के क्रमिक के अनुसार जैसा कि दे। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है? जेम्स ब्राइस, जेएस मिल, जीडीएच कोल, जॉन लॉक। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जीडीएच कोल। प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आधार इंग्लिश फेबियन को माना जाता है। ठीक है, और इसके मानने वालों में सिडनी वेब है। ठीक है, सिडनी वेब है इसमें के मानने वालों में और ब्रिटिश वेब प्रमुख है। ठीक है, और लेकिन प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व को सही रूप प्रदान करने वाले जीडीएच कोल हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सच्चा एवं प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, क्या कहा इन्होंने? सच्चा एवं प्रजातांत्रिक जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है? प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व है और इसमें विभिन्न व्यावसायिक वर्गों जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक आदि को प्रतिनिधित्व इसमें प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ है, लोक मत का वास्तविक अर्थ है। लोक बहुमत का मत, वह मत जो संपूर्ण समुदाय का कल्याण को लक्ष्य करे, और तर्क पर आधारित शासन मत, तर्क पर आधारित मत या सर्व संबंधित पक्षों का मत। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बहुमत का मत। लोकतंत्र का वास्तविक होता है बहुमत, बहुत सारे लोगों का, सब अधिक से अधिक लोगों का मत। तो मत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। और आम जनता की राय या मत को क्या कहते हैं? लोक मत कहते हैं, जो लोगों की राय होती है। ठीक है, और मॉरिस गिन्सबर्ग जब अनेक व्यक्तियों के मन में परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है वो लोकमत होता है। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है सभी विचारों का, तो उससे क्या होता है? वह लोकमत कहलाता है। किम्बालयंग जनसाधारण कहते हैं, किम्बालयंग की जनसाधारण समय विशेष पर जो राय रखते हैं वही जनमत होता है, यानी जनसाधारण पर जो विशेष राय रखते हैं।
तो लोकमत का वास्तविक अर्थ बहुमत का मत। नेक्स्ट है लोग राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जन ने द्वारा किया गया? संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, निर्दलीय व्यवस्था, सी है समर्ग पर आधारित दल और डी है मिलीजुली बहुदलीय व्यवस्था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। मॉरिस डुवर्जन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट, ठीक है, क्या पुस्तक है इनकी? पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड, ठीक है, एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट, ठीक है, इन मॉडर्न स्टेट, किसकी पुस्तक है ये? डुवर्जन। तो डुवर्जन ने अपनी पुस्तक, मॉरिस डुवर्जन ने अपनी पुस्तक, एक बार फिर से बोल देती हूं चाहे आप नोट कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट में राजनीतिक दलों का चतुर्वर्गीय वर्गीकरण किया है। क्या है? पहला कॉकस, ठीक है, दूसरा ब्रांच, तीसरा सेल, ठीक है, चौथा है मिलिशिया के आधार पर किया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चुनाव लड़ना, नीति निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, क्योंकि सामने नहीं आते दबाव समूह लेकिन अपने कार्य कराते रहते हैं। तो दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग भी हैं एक तरीके से, ठीक है, ये अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और फाइनर ने इसे जैसा कि अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। किसने? फाइनर ने। पहले भी कई वीडियो मैंने बताए हैं, इन्होंने क्या कहा है दबाव समूह को? अज्ञात साम्राज्य, ठीक है, यानी अज्ञात तो है लेकिन साम्राज्य है, तो अज्ञात साम्राज्य की फाइनर ने इनको संज्ञा दी है। ओडीगार्ड ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं। ये एक उद्देश्य हो सकते हैं या अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे जो उनके अपने हित हैं, उनके लाभ हैं, उनकी पूर्ति कर सकें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में निर्दलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? दल में अनुशासन लाया जा सकता है, बी है चुनाव में दलों द्वारा किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है, और सी है यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है, और डी मीडिया के सामने राजनीतिक गतिविधियां अधिक पारदर्शी होती हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। यह व्यवस्था क्या करती है? ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में निर्दलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा, ठीक है, महत्वपूर्ण लाभ पूछा है, ठीक है। और द्विदलीय जो व्यवस्था होती है एक स्थिर सरकार देती है, ठीक है। ये निर्दलीय यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे द्विदलीय होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे द्विदलीय, ठीक है, यहाँ पे ऐसे द्विदलीय, ठीक है। तो निर्दलीय गलती से टाइप हो गया, द्विदलीय होना चाहिए। तो द्विदलीय व्यवस्था एक जो है बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में जो द्विदलीय बहुत सारे दल होते हैं, तो उसकी जगह 2 दल हो अगर, जैसे कि अमेरिका में है, तो द्विदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? दल में अनुशासन लाया सकता है, चुनाव में दलों द्वारा व्यय कम हो जाता है, या व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। राइट ऑप्शन इसका
सी हो जाए, क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था एक स्थिर सरकार देती है और इस व्यवस्था में सरकार में परिवर्तन आसानी से लिया जा सकता है। और संक्षेप में द्विदलीय एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा लोग चुनाव के समय प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार का चयन कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? संस्थागत समूह, जनहित समूह, गैर सरकारी समूह, सहचारी समूह। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सहचारी समूह। आलमंड ने, ठीक है, किसने? आलमंड। आलमंड ने 4 तरह के दबाव समूह बताए हैं। पहला संस्थागत, ठीक है, संस्थागत संगठनात्मक। दूसरा, तीसरा असंगठनात्मक, ठीक है, और चौथा सहचारी। कौन कौन से? संस्थागत, संगठनात्मक, असंगठनात्मक और सहचारी। तो आलमंड ने 4 तरह के दबाव समूह बताए हैं इन्होंने। और सहचारी जो समूह है, ठीक है, भारत में भी सहचारी समूह सबसे अधिक शक्तिशाली संख्या में कौन सा है? तो सहचारी समूह है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है और सूची में दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? मंडल आयोग सिफारिश रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्वीकृति। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। मंडल आयोग जैसा कि रिपोर्ट की स्वीकृति 1990। प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन, ठीक है, ये हो जाएगा 1957। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 4। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों में बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुदलीय सरकारों ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के पद तथा प्रभाव को कम कर दिया है। दूसरा है बहुदलीय सरकारों ने राज्य के अधिकारी तंत्र को कमजोर कर दिया है। तीसरा है बहुदलीय सरकारों ने मंत्रिपरिषद की राजनीतिक समरूपता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और फोर्थ है बहुदलीय राजनीति के क्षेत्र में राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे विस्तारित किया है दायरे में। और 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? उत्कल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तेलुगु देशम, बीजू जनता दल। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां के नेतृत्व में। ठीक है, 30 दिसंबर, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और नवाब, ठीक है, लिख देते हैं क्योंकि हिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं और इसमें भी पूछ लेते हैं। नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां, आगा खां के नेतृत्व में हुआ था और यह एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मुस्लिम लीग राष्ट्रीय दल है और बाकी क्षेत्रीय, और जैसा कि पूछा कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, तो ये है मुस्लिम लीग, ये क्योंकि राष्ट्रीय दल है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसके साथ C2 एक श्रमिक संघ संबंध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी एक
श्रमिक संघ संबंध है। ठीक है। और भारतीय जो है ये है एटक, एटक का संबंध किससे है? सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। ठीक है। और जो है, ठीक है, और हिंद मजदूर परिषद और का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हर्बर्ट मार्शन के अनुसार नौकरशाही संघवाद की कीमत है, संसदीय जनतंत्र की कीमत है, राजतंत्र की कीमत है, तानाशाही की कीमत है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संसदीय प्रजातंत्र की कीमत। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीयवाद के आदर्श स्वरूप में समाविष्ट है राज्यों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पर्याप्त अभिज्ञान, राष्ट्रवाद का आंशिक परित्याग, राष्ट्रवाद का पूर्व परित्याग, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के अभिज्ञान की अनदेखी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राज्यों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पर्याप्त अभिज्ञान। तो अंतरराष्ट्रवाद का ध्येय आत्मसम्मान और स्वशासन पूर्ण राष्ट्रों का एक ऐसा परिवार है जो समानता, शांति, आपसी सहयोग में एकता में बंधा हो। और अंतरराष्ट्रवाद का नारा है पूरा संसार हमारा देश है। क्या है इसका नारा? पूरा संसार, वर्ल्ड, विश्व। ठीक है। पूरा संसार क्या है? हमारा देश है। ठीक है। और मानव मात्र हमारे देशवासी हैं। ठीक है। मानव मात्र जो है वो क्या है? हमारे देशवासी हैं। पूरा संसार हमारा देश है और मानव मात्र हमारे देशवासी हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में मुख्य धारा राष्ट्रवाद की विशेषता उग्र राष्ट्रवाद थी, का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था, का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय समाजवाद था, और डी है का उद्देश्य हिंदू राज्य की पुनः स्थापना करना था। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। विदेशी दासता का प्रभाव, पाश्चात्य विचार तथा शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और देसी भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है। इन सब चीजों से और आंदोलन हुए, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, समाचार पत्रों जो है इनका और साहित्य की भूमिका आदि सभी इसमें शामिल है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। उक्ति किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? मार्क्सवाद, उदारवाद, गांधीवाद, फासीवाद। राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। उदारवाद से है। देखिए, प्रारंभिक उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद पर आधारित था। ठीक है। इसका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार क्या है? व्यक्ति है। ठीक है। और संपूर्ण सामाजिक विकास निर्बाध व्यक्तिगत उपक्रम पर निर्भर करता है। उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति को उन सभी मनमर्जी और स्वेच्छाचारी जो शक्तियां हैं, विशेषकर राज्य की मनमानी, जो अपनी मनमानी राज्य करता है अपनी मर्जी की, तो राज्य की मनमानी और जो स्वेच्छाचारी शक्तियां हैं और राज्य की मनमानी है उससे क्या मुक्त करवाना था। ठीक है। और जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं थी। और इस संदर्भ में उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन किया और उदारवाद ने अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का निर्माण व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में किया। क्या किया? व्यक्ति जो है उनके अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उदारवाद ने जो है ये किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उदारवाद से संबंधित है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है ना कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए। ठीक। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं? जीवन स्तर का उन्नयन करना, श्रम कानून बनाना, सी है सामाजिक न्याय प्रदान करना, डी है धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा।
ठीक है। कल्याणकारी राज्य के बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसमें से कि आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा, व्यक्तियों के पारस्परिक जो संबंध हैं और राज्य और व्यक्तियों के संबंधी यादों की व्यवस्था, ठीक है, ये सारी चीजें, और कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनका विकास, नियमन आदि, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य जो है वो आ जाते हैं। जनता जो है, लोग, जनता, उनके जीवन स्तर को सुधारना, जीवन स्तर को ऊंचा रखना, ठीक है, और शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आदि कार्य होते हैं इसमें, एजुकेशन आदि संबंधित, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए, समाज सुधार होना चाहिए, खेल कूद, आमोद प्रमोद की सभी सुविधाएं, ये सभी आते हैं कल्याणकारी राज्यों में। लेकिन धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो क्या है, कल्याणकारी राज्य का भाग नहीं है तो धार्मिक मान्यताओं। ठीक है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बेरोजगारी समाप्त करना कार्य नहीं है। पुलिस राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि पुलिस का कार्य ये नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान ने जो राज्य की नीति से सिद्धांत है निर्धारित किए, वे सबके सब भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही है। और राज्य से निम्नलिखित बातें जो हैं बहुत सारी इसमें, जैसे प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन है, ठीक है, और बच्चों और नवयुवकों जो हैं उनकी जो है शोषण से तथा नैतिक व भौतिक पतन जो है, ठीक है, उनसे रक्षा करना है आदि कार्य, और सबको शिक्षा प्रदान करना है, बेरोजगारी है उसको दूर करने की कोशिश करना है, बुढ़ापा है, बीमारी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका जीविका कमाने में जो लोग असमर्थ हैं, सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा। तो ये है, इसका कार्य नहीं है पुलिस राज का, कल्याणकारी राज, समाज, तो ये सारे इनके सबके कार्य आते हैं समाजवादी कल्याणकारी राज्य जो मैंने बताया। 19 क्वेश्चन है, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है, समानता के प्रति प्रतिबद्धता, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर, उपरोक्त सभी, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है। ठीक है, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित, समानता के प्रति प्रतिबद्धता, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के, तो सभी आ जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आ रही हैं। देखिए, प्रजातांत्रिक समाज के जैसा कि बहुत सारे कहा, लास्की अपने विद्यार्थी जीवन से सामाजिक और आर्थिक समानता के उपासक थे, और उनके समाजवाद का मूल आधार सामाजिक न्याय की भावना थी, और उनकी सामाजिक न्याय की भावना में आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता दोनों ही बातें निहित थी, और दोनों की प्राप्ति प्रजातांत्रिक समाज में ही हो सकती है। और प्रजातांत्रिक समाजवाद में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी पर। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के किन सिद्धांत से यह वक्तव्य संबंधित है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, शक्ति का सिद्धांत, जैसा कि बल सिद्धांत कह सकते हैं, तो जो है बल सिद्धांत के अनुसार राज्य उच्चतर शारीरिक बल का परिणाम है, और राज्य का प्रारंभ बलवानों द्वारा कमजोर जो वर्ग है उनके अधीन कर लेने से हुआ है। तो राज्य की दुर्बल सबल नियंत्रण परिणाम है। राज्य किन सिद्धांत संबंधित है? शक्ति का सिद्धांत से संबंधित है। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।